नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं रीट 2017 का हिंदी का पोर्शन और लैंग्वेज वन जिसने हिंदी चुन रखी है उसके लिए हम लैंग्वेज वन हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे। इससे पहले हम सभी पार्ट डाल चुके हैं। मैथ हुआ, साइकोलॉजी हुई, ईवीएस हुआ, ये सभी हम डिटेल से डाल चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसने पूछा है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य किस प्रकार का है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां कभी भी आपके सामने ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य हुआ, हर्ष हुआ या शोक हुआ या घृणा हुई, ये सभी शब्द आए, ये विस्मय आदि बोधक के होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्मय आदि बोधक हो जाएगा। और हम इसको दूसरे प्रकार से भी, जैसे अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में ये लिखा मिले, अरे, अरे हो गया, ओ हो गया, शाबाश हो गया, और इस प्रकार से काश हो गया, ये शब्द लिखे मिलते हैं तो वह विस्मयादिबोधक क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो इसमें और ऑप्शन है उसके बारे में, जैसे कि संदेहवाचक। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। पर हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। संदेहवाचक वाक्य ये क्या होते हैं? जिस शब्द में संदेह या संभावना का बोध हो, जैसे कि आज बहुत तेज बारिश हो सकती है। मतलब क्या? आज बहुत तेज बारिश हो सकती है, ना भी हो, तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? संदेह हो जाएगा। जैसे इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है, संकेतात्मक, संकेतार्थक। संकेतार्थक क्या होते हैं? वे वाक्य जिनमें हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो। मतलब कि एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना बोध हो, वह क्या कहलाता है? संकेतार्थक कहलाता है। जैसे कि अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। आपने परिश्रम नहीं किया, आप इसलिए सफल नहीं हुए, क्योंकि मैं परिश्रम करने पर क्या है? पहली क्रिया हो गई, और सफल होना क्या है? दूसरी क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है विस्मय आदि बोधक हो जाएगा। नेक्स्ट है, फल को खूब पका होना चाहिए, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? देखिए, इसमें कारक की अशुद्धि है। कारक क्या है? इसमें को है, क्योंकि ये शब्द क्या होना चाहिए? फल खूब पका होना चाहिए, तो को नहीं आएगा, इसमें डायरेक्ट आएगा फल क्या होना चाहिए? फल खूब पका होना चाहिए। तो इस प्रकार से कारक संबंधी इस वाक्य में अशुद्धि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य में सही विकल्प चुनिए। 4 मुहावरे हैं, उसमें बताना आपने कौन सा है। सबसे पहला है, राम तो अपनी अक्कल का दुश्मन है। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, उसकी मेहनत पर पानी गिर गया। नहीं, उस हम क्या बोलते हैं? उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। तो गिर किस गया क्या आता? फिर आता। नेक्स्ट है, वह अपनी माँ की आंख का चांद है। ये भी गलत है, वह अपनी माँ की आंखों का तारा है। नेक्स्ट, तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया। ये भी गलत है, ये होगा तेरी शरारत से दम घुट गया। ठीक है भाई। तो इस प्रकार का, या फिर तेरी शरारत से नाक में दम आ गया, इस प्रकार से ये होगा तेरी शरारत से नाक में दम आ गया। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा संयोजक शब्द या संयोजक वाक्य क्या होते हैं। देखिए, संयोजक वाक्य क्या होते हैं? देखिए, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे कि राधा गई और रीता आई। क्या हो गया? उदाहरण के लिए, जैसे कि राधा तो गई और रीता वापिस आई या रीता आई। तो इस प्रकार से रचना के आधार पर वाक्य की अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं? आप सभी को पता है, 3 होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है साधारण, और दूसरा कौन सा होता है? मिश्रित, और तीसरा क्या होता है? संयुक्त। तो संयुक्त के कितने भेद होते हैं? संयुक्त के भी क्या है? 4 भेद होते हैं। ठीक है भाई। पहले मैंने क्या बताया? वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। और संयुक्त के भी 4 भेद होते हैं। संयुक्त के 4 भेद कौन कौन से होते हैं?
तो संयुक्त के 4 भेद होते हैं भाई, संयोजक जो इसने पूछा हुआ है, विभाजक, विकल्प सूचक और परिणाम बोधक, ये सभी क्या है, संयुक्त वाक्य के भेद है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अयोग्य प्रशासन, नहीं, गलत है। अल्प ज्ञान की, ज्ञान नहीं आएगा इसमें, ये भी गलत है। बुद्धिहीन किंतु संपन्न, ये भी नहीं। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब है बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति सफल की प्राप्ति करना, वह अंधे के हाथ बटेर लगना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संश्लेषण विधि को सीखने की प्रक्रिया है। संश्लेषण विधि, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए संश्लेषण विधि कौन सी होती है। देखिए, पहले मैं बताना चाहूँ, 2 विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है, 2 विधियाँ होती हैं, एक होती है संश्लेषण विधि और एक होती है विश्लेषण विधि। अब आपको पता करना है संश्लेषण विधि क्या होती है। सबसे पहले संश्लेषण विधि का अर्थ है उस वस्तु को जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया हो और उसे पुनः एकत्रित कर देना है। क्या बोला मैंने? संश्लेषण विधि कि वह वस्तु जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया हो और उसको फिर दोबारा से क्या है, एकत्रित करना है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले वर्ण को सीखा जाएगा और फिर उसके बाद शब्द को सीखा जाएगा और सबसे लास्ट में वाक्य को सीखा जाएगा। तो इस प्रकार से इसने क्या किया, इन तीनों से मिलकर भाषा का क्या है, विकास हो गया। तो इसने क्या बोला है, संश्लेषण विधि। तो सबसे पहले कौन सा सीखा जाएगा, मैंने अभी बताया, सबसे पहले वर्ण को सीखा जाएगा, फिर शब्द को सीखा जाएगा, फिर वाक्य को सीखा जाएगा। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए जो है राइट हो जाएगा। पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य। अब बात करते हैं हम, भाई संश्लेषण विधि का हमको पता चल गया। अब बात करते हैं विश्लेषण विधि का। विश्लेषण विधि क्या होती है? इस विधि में समस्या को हल करने के लिए उसे टुकड़ों में बांटना या फिर इकट्ठी की गई वस्तु के भागों को अलग अलग करके उनका परीक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, ये सभी क्या हो जाएंगे, विश्लेषण विधि। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या पूछा था, संश्लेषण पूछा था। तो संश्लेषण में छोटे छोटे टुकड़े करके उसके दोबारा इकट्ठा करना होता है। नेक्स्ट है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की कौन सी विधि है? सबसे पहले आपको गद्य पता होना चाहिए होता क्या है। देखिए, गद्य क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बोलते, लिखते व पढ़ते समय छंद रहित या स्पष्ट भाषा का प्रयोग करे तो उसे गद्य कहा जाता है। समझ गए? पहले तो आपको गद्य पता चल गया क्या होता है। फिर जो इसके उद्देश्य होते हैं कौन कौन से होते हैं वे देखिए। सबसे पहले अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, जैसे कि व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना, शब्दावली प्रयोग करना, शब्दकोश को देखने की क्षमता का विकास करना, देखी हुई घटनाओं का वर्णन करना, ये सभी गद्य के क्या है, उद्देश्य कहलाते हैं। अगर हम विधियों के बारे में बात करें तो इसकी विधि कौन कौन सी होती है? देखिए, अगर विधि की बात करें, इसकी विधि में आता है उद्बोधन विधि आता है पहले नंबर पे, उद्बोधन। दूसरी विधि क्या होगी, प्रश्नोत्तरी हो गया। प्रश्नोत्तरी को संवाद भी बोल देते हैं और सुकराती विधि भी बोल देते हैं। तो 2 विधि हो गई। तीसरे पे आएगा अर्थकथन विधि। तो एक इसकी विधि हो गई, अर्थकथन विधि हो गई। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्बोधन विधि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये पूछा जाता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए उद्बोधन विधि क्या होता है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, उद्बोधन विधि वह होती है जिसमें चित्र हो गया, रेखा चित्र हो गया, प्रतीक अर्थ दिखाकर, पदार्थ को प्रत्यक्ष दिखाकर आदि का प्रयोग करके अध्यापक किसी शब्द का अर्थ पूछ सकता है। मतलब कि चित्र दिखाकर, रेखा चित्र दिखाकर या कोई और वस्तु दिखाकर, अगर व्यक्ति का कोई भी वस्तु दिखाकर अगर उससे अध्यापक किसी शब्द का अर्थ पूछता है तो वह क्या है, उद्बोधन क्या है, उद्बोधन विधि क्या है, कहलाता है। इसी प्रकार से अगर अर्थकथन जो विधि मैंने बताया, अर्थकथन विधि के बारे में भी पूछे, उसको क्या बोलते हैं, इसमें कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए चलता है। इसमें छात्र को क्या है, सोचने समझने का ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया कौन कौन सी विधियां होती हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, श्रुतलेख में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है। देखिए सबसे पहले ये रेफ जो होता है ये होता क्या है ये पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी व्याकरण में आर को 4 तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले आर को 4 तरीके से लिखा जाता है। जब आर स्वर रहित हो तो वह रेफ कहलाता है। तो रेफ क्या होता है, जब देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, आर को कितने तरीके से लिखा जाता है, 4 तरीके से लिखा जाता है। फिर मैंने क्या बोला, जो आर है ना ये स्वर रहित हो तो वह क्या कहलाता है, जो इसने क्वेश्चन में पूछा, रेफ कहलाता है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से और मैं बता देता हूँ रेफ कौन कौन सा होता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, क्रम जो हो गया, क्रम हो गया, यहाँ पर क्या है, एम के ऊपर रेफ लगा। देखिए ये जो हो गया ना, ये रेफ है। इसी प्रकार अगर हम प्रकाश की बात करें, प्रकाश, तो इसमें पै के नीचे रेफ लिखा है। पै के नीचे पै क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा, और इसमें क्या है, आर जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से पै के नीचे हो गया। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, ट्रक हो गया, तो ट्रक में क्या है, टे के नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि टे आधा व रे पूरा है इसमें, तो इसी प्रकार से टे के नीचे हो गया। तो इसका मतलब हमने ऑप्शन में देखा, क्रम के ऊपर है, धर्म के ऊपर है, प्रकाश के नीचे है, कबूतर पे नहीं है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, कबूतर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपसे अब की बार पेपर में ये भी पूछे कि आर कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, और जब आर स्वर रहित होता है तो वह रेफ कहलाता है। इसलिए आर वर्ण को रकार नहीं वर्ण रेफ कहा जाता है। वह इसे किसी वर्ण शिरोरेखा के ऊपर अर्धगोले से दर्शाया जा सकता है, या फिर यदि कोई खड़ी पाई का वर्ण स्वर रहित है तथा इसके साथ आर पूरा हो और आर तिरछा होकर क्या उसके अंतर्गत प्रयुक्त हो जाता है, जैसे प्रकाश के नीचे हुआ। इसी प्रकार जब किसी गोल वर्ण में आर जुड़ा हो तब वह उस शब्द को नीचे एक तिरछी रेखा से दर्शाया जा सकता है, जैसे ट्रक में मैंने दर्शा के दिखाया। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कबूतर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्सर भी चित्र ही है। यह मत किसने दिया था या किसने समर्थन किया था। देखिए अगर हम बात करें तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इसके बारे में बता देता हूँ। किसी भी भाषा में निपुण होने के लिए भाषा कौशल का क्या है, विकास होना आवश्यक है, सबसे पहली बात तो। और इसमें 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले नंबर पे आएगा सुनना, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, बोलना, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, पढ़ना, और फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, लिखना। तो लिखना तो कब आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। इसी प्रकार जो लिखना संबंधी है इसका समर्थन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अब इसने ऑप्शन दिया गया है अरविंद घोष। अरविंद घोष क्या थे, ये एक स्वतंत्र सेनानी थे एवं कवि जिनकी मुख्य रचना लाइफ डिजाइन से है या डिवाइन और सावित्री है। तो अरविंद घोष का ही पता चल गया। अगर विवेकानंद के बारे में पूछे तो विवेकानंद ने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा की गई थी, और विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था। तो सभी के बारे में पता चल गया हमने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है, हर्बट उपागम के पद हैं। तो हर्बट उपागम के पद हैं, तो कितने पद हैं ये बताइए। देखिए मैं इसके बारे में कंप्लीट बता देता हूँ। देखिए जो हर्बट था वह एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, और उसने क्या किया, उसका कहना था कि जिन्होंने सीखने की प्रक्रिया में छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने या फिर आत्मसात करने और कुशलता से लागू करने में सक्षम बनाने के लिए 5 चरण
विकसित किए गए हैं उसके द्वारा। तो कितने चरण विकसित किए गए हैं उसके द्वारा? 5 चरण विकसित किए गए हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर मिल गया, कितने हो जाएंगे? 5 चरण विकसित किए गए हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से किए गए हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा तैयारी हो गया या प्रस्तावना हो गया, दूसरे पे प्रस्तुति हो गया, तीसरे पे तुलना हो गया, चौथे पे सामान्यीकरण हो गया, पांचवें पे प्रयोग हो गया। अगर हम इस प्रकार से, अगर आप लिख सकते हो तो लिख भी सकते हो इनको, अगर लिखना चाहो तो, नहीं लिख सकते तो वही सुन सकते हो। तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। सबसे पहले भी मैंने क्या बताया? तैयारी और प्रस्तावना। यह क्या होता है? यह न्याय ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों के पिछले ज्ञान को सक्रिय करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो दूसरा क्या बताया मैंने? दूसरा बताया प्रस्तुति। प्रस्तुति क्या होता है? अनुभव तथा विषय में रुचि और जिज्ञासा बढ़ाने के लिए ठोस वस्तुओं के उपयोग द्वारा अवधारणा को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये प्रस्तुति हो गया। तीसरा मैंने बताया तुलना। तुलना क्या होता है? यह नए ज्ञान को पिछले ज्ञान के साथ तुलना करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है ताकि नए ज्ञान को आत्मसात किया जा सके। यह तुलना कहलाएगा। चौथे नंबर पर आता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या होता है? यह शिक्षक द्वारा प्रस्तुत शिक्षण सामग्री की तुलना करके सामान्य विचारों या आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचने को संदर्भित करता है। तो यह क्या कहलाता है? सामान्यीकरण कहलाता है। और सबसे लास्ट आ जाएगा प्रयोग। प्रयोग क्या होता है? यह बेहतर समझ और सार्थक सीखने के लिए वास्तविक जीवन में शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग करने से संबंधित है। तो इस प्रकार से जितने भी ऑप्शन थे और वह कौन कौन से थे मैंने सभी बता दिए हैं, पांचों चरण। नेक्स्ट है, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? तो सबसे पहले आपने पूछा होगा, इसका राइट आंसर बल्लू क्या हो जाएगा? मॉरिसन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसने दिया गया है? मॉरिसन के द्वारा दिया गया है। तो इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हेनरी सी मॉरिसन इसका पूरा नाम है और यही इसकी देन है। सबसे पहले 1956 में पाठ योजना निर्माण की इकाई विधि का प्रतिपादन किया गया था और इस विधि के तहत संपूर्ण पाठ्यक्रम को कुछ इकाइयों में बांट दिया जाता है तथा प्रत्येक इकाई में विभिन्न अवधारणाओं और सीखने के लक्ष्य शामिल होते हैं और विद्यार्थियों को उनका अध्ययन कराया जाता है। तो जो भी मॉरिसन से संबंधित था वो मैंने पूरा बताया। अब आते हैं ऑप्शन 2 पर, जिसमें लिखा हुआ है इसने जॉन डीवी। देखिए यहाँ पर जॉन डीवी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक अमेरिकी दार्शनिक थे जो शिक्षा के अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते थे, जिसके अंतर्गत इन्होंने 100 शिक्षण कौशल के विकास के लिए सीखने की अवधारणा का क्या है? प्रस्ताव रखा गया था। अब आते हैं ब्लूम पर। ब्लूम क्या कहता है? ब्लूम भी एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था और इसने 3 पदानुक्रमित मॉडल का एक सेट तैयार किया या प्रतिपादित किया जो सीखने के उद्देश्य से वर्गीकरण को संदर्भित करता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिसन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर्बर्ट के बारे में मैं ऊपर बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशल का लिखित अव्यक्त रूप कौन सा है? तो भाषाई कौशल का लिखित अव्यक्त रूप के बारे में तो इसके तो नाम में ही क्लियर है। लिखित अव्यक्त रूप क्या होगा? लिखना। लिखित से मतलब लिखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? अगर आपको पता होगा उच्चारण स्थान की बात कर रहा है, री हो गया, ट वर्ग हो गया, र हो गया, स हो गया, ये सभी किस में आते हैं? मूर्धा में आते हैं। तो मूर्धन्य क्या है? नाम इसका हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष क्या है? सबसे पहले इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो विजुअल एड्स बोलते हैं। देखिए इस प्रकार की सामग्री दृष्टि की भावना सामग्री होती है। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो। इस प्रकार की सामग्री दृष्टि की भावना शामिल होती है और वे दृश्य आवेगों को क्या है? उत्तेजित करते हैं। कैसे? जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, पाठ्य पुस्तक हो गया। अब इसमें पूछा है, अब इसके भी कई प्रकार होते हैं। जैसे कि इसने दिया पुस्तक का आकार प्रकार, इसने दिया मुख्य पृष्ठ
और जिल्द। जो पुस्तक का आकार प्रकार हो गया और पेज का जो मुख पृष्ठ हो गया या जिल्द हो गया, ये सभी किस में आते हैं? बौद्धिक संरचना पक्ष के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी बौद्धिक संरचना पक्ष के अंतर्गत आते हैं। पर क्वेश्चन में बौद्धिक संरचना थोड़ी पूछा गया, उसने पूछा गया है अध्ययनात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्ययनात्मक। प्राकथन जो है ये अध्ययनात्मक हो जाएगा। ये क्या होता है देखिए, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है क्योंकि प्राकथन के पुस्तक के विषय वस्तु आदि के संबंध में पुस्तक के आरंभ में जो कही गई हैं उन बोधगम्य को बातों को क्या है, यह संदर्भित करता है जो कि ये पढ़ने योग्य होते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। और जो ये बाकी बच गए ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? बौद्धिक अध्यात्मक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वैचारिक सामग्री क्या है? तो सबसे पहले वैचारिक सामग्री के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं तो वैचारिक सामग्री क्या होती है, इसका तात्पर्य उन सामग्री से है जो मानव मस्तिष्क के अद्भुत सोच का परिणाम होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वैचारिक सामग्री मूल विषय वस्तु है क्योंकि पाठ्य पुस्तक मनुष्य की विवेकपूर्ण सोच और विचार का अर्थपूर्ण उत्पाद होते हैं। जैसे कि अगर हम वैचारिक सामग्री के बारे में बात करें तो सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, पौराणिक हो गया तथा वैज्ञानिक, ये सभी इसके अंतर्गत क्या है, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? वैचारिक पक्ष के अंतर्गत आएंगे। तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा, जैसे कि वास्तविकता का सबसे निकटतम प्रतिनिधित्व क्या होता है, तो ये भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल विषय वस्तु जो है राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बता दी, उसके अंतर्गत जो वैचारिक पक्ष आते हैं वो भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है सर्वदर्शन साधन कौन सा है? तो देखिए सर्वदर्शन साधन कौन सा होता है जिसके अंतर्गत सुना भी जाए देखा भी जाए, मतलब कि दोनों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाए, वह पूछा उसने। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलचित्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दोनों का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रियों से है? तो ये भी देखिए नाटक का संबंध, नाटक जो है, नाटक में दोनों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होगा, हमारी कान का भी और आँख का भी। आँखों से हम देखेंगे, कानों से हम सुनेंगे। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सतर्क की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है, इसके बारे में देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम कक्षा की बात करें तो कक्षा में 3 प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले बात करें कक्षा की तो उसमें कितने प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है? 3 प्रकार पे। सबसे पहले पे आता है संकलनात्मक, दूसरे पे आता है, आप सभी ने पढ़ा ही होगा, निदानात्मक, वो तीसरे पे क्या आएगा? निदानात्मक आएगा, दूसरे पे निर्माण आएगा। तो उसने पूछा सत्र की समाप्ति पर, मतलब कि जो साल है ना उसके लास्ट में। तो देखिए उसके लास्ट में कौन सा होगा? संकलनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए इसके बारे में डिटेल्स बताता हूँ। देखिए यह सत्र की समाप्ति पर किया जाने वाला मूल्यांकन है, इसे हम योगात्मक और सीखने के आकलन के रूप में भी क्या है? जानते हैं। मूल्यांकन की यह पद्धति छात्रों को ग्रेड प्रदान करके उनकी क्षमता और उपलब्धि का सही क्या है? सटीक प्रस्तुत करती है। मतलब कि साल के जो लास्ट में हम जो पेपर होता है और उसमें जो उसको नंबर या ग्रेड देकर क्या है उसका सटीक मूल्यांकन करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? संकलनात्मक क्या है? मूल्यांकन कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में कौन सा उपयोगी नहीं है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्लूप्रिंट है क्या। देखिए ब्लूप्रिंट का तात्पर्य क्या है कि जो प्रश्न पत्र की रूपरेखा है उससे है। प्रश्न पत्र की रूपरेखा का मतलब क्या है? जो हम प्रश्न पत्र बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, उसमें किस किस सामग्री का प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाना चाहिए। तो अगर मैं बताऊं शिक्षण के लक्ष्य है, बिल्कुल ठीक है। पाठ्य पुस्तक के प्रकरण, क्योंकि पाठ्य पुस्तक से ही संबंधित तो हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, ये भी ठीक है। प्रश्नों के प्रकार, क्वेश्चन पेपर बनाते इसमें हमको ये ध्यान रखना चाहिए प्रश्न जो है हम दे रहे हैं क्वेश्चन वह किस प्रकार के होने चाहिए, वह भी है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या है? ए हो जाएगा, क्योंकि इसने नहीं पूछा है शिक्षक निर्मित सामग्री, तो शिक्षित निर्मित सामग्री का इसमें प्रयोग नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या है? ए हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इसके बारे में चलो मैं कुछ और बता देता हूं। देखिए
जिसके आधार पर प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाता है। ब्लूप्रिंट के माध्यम से ही प्रश्न पत्र में अंकों का विभाजन हो गया, संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश हो गया, बच्चों को ज्ञान के विस्तृत आकलन के लिए सभी प्रकार के प्रश्न हो गए। सभी प्रकार के प्रश्न का मतलब क्या है? वस्तुनिष्ठ हो गया, लघु उत्तरीय हो गया, दीर्घ उत्तरीय हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है भाई। और इसमें अगर हम उपयोगी तत्वों के बारे में बात करूं तो उपयोगी तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? शिक्षण का लक्ष्य हो जाएगा, अंकों का निर्धारण हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक के प्रकरण हो जाएगा, बच्चों का बौद्धिक स्तर हो जाएगा, परीक्षा में दिया जा रहा समय कितना होना चाहिए पेपर को करने के लिए, ये भी तो हम तैयार करते हैं, क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं इसमें, ये भी हो जाएगा। प्रश्नों में किए जाने वाले विकल्प जो है वे भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि उसने नहीं वाला पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? देखिए, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उपचारात्मक का मतलब क्या है? जो बच्चा है, अध्यापक उसकी कठिनाई को देखेगा और फिर क्या है, उसको समझ कर या देख कर उसकी कठिनाई को क्या है, दूर करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि मेरे ख्याल से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ये गद्यांश, क्योंकि क्वेश्चन सारे ग्रामर से रिलेटेड है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन उसने क्या पूछा कि वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हो। सबसे पहले प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय पीछे लगते हैं और उपसर्ग क्या होते हैं? आगे लगते हैं। तो उपसर्ग पूछा उसने, तो जिसमें दो का प्रयोग हो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो इसमें दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जैसे बी निवरोध क्या होता है, कैसे लिखा जाता है इसमें? देखिए, पहले आएगा नी, फिर क्या आएगा? वी, और फिर प्लस में क्या आ जाएगा? रोध, और इस प्रकार से बनेगा निवरोध। तो इसमें दो उपसर्ग का क्या है? प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? इसमें पूछा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण बताइए। तो जातिवाचक और भाववाचक पूछा उसने, तो भाववाचक का तो आप सभी को पता ही है और जातिवाचक का पता करना है। देखिए, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही जो है राइट आंसर हो जाएगा। दानो जो है जातिवाचक संज्ञा है और दानवता ये क्या हो जाएगा? भाव या भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, उसने पूछा कि मौलिक शब्द जो है यह किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो मौलिक का मतलब क्या है? मौलिक अधिकार, जिस प्रकार से हम सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से मौलिक शब्द क्या है? मौलिक शब्द वो होता है जो मूल शब्द हो, मतलब क्या, जो किसी की नकल न हो, किसी की कॉपी ना की गई हो, वह एक अपने आप में ओरिजिनल हो या खुद बनाया गया हो, या इस प्रकार से मौलिक शब्द का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मूल जो किसी की नकल न हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आकाश का सही पर्यायवाची चुनिए। सबसे पहला ऑप्शन दिया सर। सर जो है किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है जलाशय का, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर उसने दिया वासो। वासो किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है भाई इंद्र का। और नेक्स्ट दिया उसने व्योम। व्योम किसका होता है? आकाश का, तो उसने आकाश ही पूछा है, तो सी हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट उसने ऑप्शन दिया उत्पल। उत्पल किसका होता है? कमल का होता है। तो इस प्रकार से ये किसका हो जाएगा? कमल का हो जाएगा। तो मैंने चारों बताए, सर किसका? जलाशय का, वासो किसका? इंद्र का, उत्पल किसका? कमल का, और व्योम किसका? आकाश का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट उसने पूछा आसपास शब्द में कौन सा समास होता है? आसपास जिस जो कोई भी शब्द हो, अगर उन दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो इन दोनों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो कौन सा समास कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपसे एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आपने क्या है? आंसर बताने हैं। तो मेरे ख्याल से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिना पढ़े ही आपको पता चल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला उसने पूछा अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है? तो अनर्थकारी का मतलब क्या है? पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो ऑप्शन चलो देख लेते हैं। विपरीत अर्थ करने वाला नहीं होता, अमौद्रिक अर्थ वाला नहीं,
विशिष्ट अर्थ वाला नहीं, अनिष्ट करने वाला जो होता है, ये सभी क्या कहलाता है, अनर्थकारी शब्द कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसने पूछा पुल्लिंग शब्द बताइए कौन से में है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो हम देख लेंगे। सबसे पहला ऑप्शन दिया उसने शिक्षा, तो शिक्षा को हम बोल के देखेंगे। शिक्षा आ गई, कभी भी आप देखना तो क्या बोला जाता है पीछे, शिक्षा आ गई, शिक्षा सीख ली, तो ली आ गया, मतलब कि ये तो स्त्रीलिंग है, तो शिक्षा तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया उसने अच्छी, तो क्या है, ये चीज अच्छी बनी थी, ये चीज अच्छी बनी थी या अच्छी थी, तो इसमें भी क्या है, स्त्रीलिंग हो गया। फिर नेक्स्ट है बहस, तो उन दोनों के बीच बहस हो रही थी, उन दोनों के बीच बहस हो रही थी, मतलब कोई भी आप अपने थ्रू एक वाक्य बनाकर या बोलकर देख सकते हैं उसमें क्या होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन दिया अभिमान, अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर अभिमान, या फिर उसको ज्यादा अभिमान है, उसको उसको अपने ऊपर ज्यादा अभिमान है, घमंड है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है यह है पुल्लिंग शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिमान। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं गो और गोएं, तो पहला ही शब्द मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, तो पहला शब्द क्या है, बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं घरे घरे, ये गलत है। स्कूल स्कूलें, स्कूल एक इंग्लिश भाषा का शब्द है और स्कूल को कभी भी बहुवचन में नहीं लिखा जा सकता, इस प्रकार सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट है अनेक, अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो उसको हम अनेक को थोड़ी लिख सकते हैं, अनेक तो एक अपने आप में ही, अनेक का मतलब क्या है, बहुत सारे, तो ये तो अपने आप में ही बहुवचन है, तो ये तो होगा नहीं। ग्रह ग्रह भी गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है। देखिए अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, सबसे पहले होगा का मतलब तो क्या है, भविष्य काल। दूसरा क्या उसने बोला, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, मैं कहीं बाहर गया हुआ हूँ और मैं जाते वक्त सोच रहा हूँ कि अब अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, क्या पता वह ना भी पढ़ा रहा हो, रेस्ट कर रहा हो, कहीं बाहर चला गया हो, तो संभव है ना, पढ़ाने पढ़ाता हुआ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, तो संभव की तो बात हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संभव भविष्य काल हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, संभव भविष्य काल हो जाएगा। नेक्स्ट दिया उसने प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या है, तो प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए हम लिखते हैं ना, यह प्रणाली अपनाई गई या फिर यह पद्धति अपनाई गई, तो प्रणाली का मतलब क्या है, पद्धति है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस प्रकार से हमने हिंदी का भी कंप्लीट डिटेल से सॉल्यूशन कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।